कल मेरे एक मित्र ने ये पूछा कि आप जाति हिंसा और जाति अहम को राष्ट्रद्रोह क्यों मानते हो। मैंने कहा इसके लिए हमें राष्ट्र की संकल्पना को समझना होगा। राष्ट्र की संकल्पना को समझने से पहले, राष्ट्र की कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि किसी राष्ट्र के निर्माण में बाधक शक्तियां कौन सी होती हैं। आप ये मानिए किसी देश, किसी क्षेत्र के निवासियों का मन खंड खंड हो, टूटा हुआ हो, तो अखंड राष्ट्र का निर्माण कैसे कर सकते हैं। यदि किसी तथाकथित छोटी जाति के बच्चे के द्वारा तथाकथित ऊंची जाति के अध्यापक के मटके से पानी पीने मात्र से इतनी छुआछूत हो, उसके प्रति इतना द्वेष और हिंसा उस ऊंची जाति के आदमी के दिल में भरी हो कि वह उसे पीट पीट कर अधमरा कर दे और वो अस्पताल में जाकर मर जाए, तो क्या मानते हो कि उस देश के, उस भूभाग में रहने वाले लोग एक राष्ट्र के रूप में निर्मित हो सकते हैं? अब मानिए कि किसी भूभाग में रहने वाले लोगों के ऊपर उसी भूभाग, उसी देश के निवासी, उसी देश के नागरिक धार्मिक उन्माद के आधार पर बलात्कार, हत्याएं करें और उनके सजा की माफी दिए जाने में उन बलात्कारियों और हत्यारों की मालाएं पहनाकर सत्कार किया जाए। क्या ऐसा समाज और ऐसा शासन जो इस प्रकार के बलात्कारियों और हत्यारों को सहन करता हो और उनको माफ करता हो तथा सत्कार करता हो, तो उस देश के निवासी एक अखंड राष्ट्र के निर्माण करने में सहयोगी हो सकते हैं? वो तो आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे, वर्ग संघर्ष होंगे, जातीय संघर्ष होंगे और धार्मिक उन्माद खड़े किए जाएंगे। इसलिए मैं मानता हूँ कि ये राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ी दो बाधाएं हैं। राष्ट्र निर्माण की और राष्ट्र की परिभाषा करने से पहले मैं भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया पर बात करना चाहूँगा। भारत के अंदर राष्ट्रवाद जैसी कोई चीज़ नहीं थी। राष्ट्रवाद यूरोप की घड़ी हुई एक झूठी और भोंठी कॉन्सेप्ट है, जिसके आधार पर वर्ल्ड वार भी हो चुके हैं, विश्व युद्ध भी हो चुके हैं। इसलिए भारत में वो राष्ट्रवाद की व्यवस्था कभी भी उपज नहीं सकती और कभी भी पैदा नहीं हो सकती। भारत में राष्ट्रवाद 1857 में की क्रांति में थोड़ा बहुत पैदा हुआ था, परंतु वो भी फिरका परस्ती और आपसी लड़ाई के कारण अंग्रेजों के सामने हार गया। जब हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे
आज़ादी की लड़ाई के लिए तो भारत आज़ाद होने से पहले इस भारत के अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई। महात्मा गांधी के पीछे लाखों लोग हो लेते थे, उनकी एक आवाज़ पर करोड़ों लोग हिंदुस्तान में इधर से उधर जाते थे। ऐसा लगता था कि महात्मा गांधी ने एक भाईचारा पैदा किया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको इकट्ठा किया, परंतु ये राष्ट्रवाद अधूरा रहा और ये भी खंड खंड हो गया। जब भारत आज़ाद हुआ तो दो देशों में और धर्म के आधार पर भारत का बंटवारा हो गया। इसलिए मैं मानता हूँ कि ये भी राष्ट्रवाद की जो संकल्पना थी ये यूरोप आधारित थी और उसमें हम असफल रहे। हमारे देश में जो राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई वो राष्ट्रवाद के नाम से पैदा नहीं हुई। सबसे पहले मैं इस राष्ट्रवाद जो हमारे देश का राष्ट्रवाद हो सकता है, हमारे क्षेत्र भारतीय प्रायद्वीप का राष्ट्रवाद होता है और हमारे संस्कारों और हमारे विचारों और हमारे सिद्धांतों के आधार पर राष्ट्रवाद है, वो ये है जब भारतीय प्रायद्वीप में और मुख्य रूप से आज के हमारे भारत में एक आदमी के ऊपर कोई हिंसा हो, एक आदमी पर कोई दर्द हो, तो हिंदुस्तान का प्रत्येक आदमी उस दर्द को महसूस करे। जब ये भाव हमारा पैदा हो जाएगा तो हम समझेंगे कि हिंदुस्तान में भारत में राष्ट्र का निर्माण हो गया है। अन्यथा ये राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया अभी धीमी है, या सोचो कि राष्ट्रवाद पैदा ही नहीं हो रहा है। किसी राष्ट्र के लिए ये जरूरी है कि वहाँ के लोगों के बीच में ऐतिहासिक रूप से और खून के भी रिश्ते हों, भाषाई आधार के ऊपर उनका आपसी सह संबंध हो, और इसी के साथ आहार व्यवहार बेटी रोटी का भी संबंध हो। इसी के साथ उनकी पूजा पद्धतियाँ अलग अलग होते हुए भी वे एक दूसरे का सम्मान करें। मुख्य रूप से बात तो ये है कि वो एक दूसरे को जाने और एक दूसरे को सत्कार दें। यदि एक का दर्द दूसरे को महसूस हो और दूसरे का दुख तीसरे को महसूस हो और एक का सुख दूसरे को खुशी पैदा करे और एक का दुख दूसरे को दुखी करे, तो समझो कि हम एक राष्ट्र के निर्माण में सफल हुई। अन्यथा राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया अधूरी है। अब मैंने बताया हमारे एक जैसे सरोकार हों, एक जैसी समझ हो और इतिहास रूप से हम ये मानने को तैयार हों कि हमारे पुरखे एक ही थे और हम एक ही। अब मैं थोड़ी सी ऐतिहासिक संकल्पना के साथ इसका चित्रण कर लेता हूँ। भारत के अंदर अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश और पूरा आज का भारत, आपका श्रीलंका, भूटान और नेपाल, तिब्बत और मानसरोवर तक लगभग जो यहाँ लोग रहते हैं वो एक दूसरे से खूनी रिश्ते से जुड़े हुए और लगभग उन्हीं धार्मिक विचारों को मानते हैं जो इस भारतीय प्रायद्वीप में पैदा हुई, और लगभग वो एक दूसरे की भाषाओं को भी समझते हैं। भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, बोलियां अलग अलग हो सकती हैं, परंतु ज़्यादातर हिस्सों के अंदर लिपियों में ज़्यादा अंतर नहीं है। भारत में तो ज़्यादातर लिपि एक जैसी है, फिर उनके अंदर जो एकता है वो व्यापार और आहार व्यवहार की है, क्योंकि भारत में जो ये राष्ट्रवाद पैदा हुआ केवल राजनीतिक राष्ट्रवाद नहीं था। राजनीतिक रूप से तो अंग्रेजों ने हमें सही रूप से इकट्ठा किया, वरना हम अलग अलग बटे हुए थे। परंतु कहीं भी आदमी, किसी भी क्षेत्र का निवासी कहीं भी जाकर रह जाता था और कहीं भी जाकर इस क्षेत्र में व्यापार कर लेता था, कहीं भी जाकर अपने धार्मिक विचारों को व्यक्त कर सकता था। उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पूर्व और
जिस हिस्से का मैंने विचार किया था वहाँ तक एक एक सन्यासी अपने विचारों को व्यक्त कर सकते थे और उनको कोई बाधा नहीं आती थी। इसका मतलब उनकी एक्सेसिबिलिटी, उनकी पहुँच इस क्षेत्र के लोगों के बीच में पूर्ण रूप से मान्य थी और स्वीकार्य थी। ये राष्ट्रवाद के लक्षण थे, परंतु इस राष्ट्रवाद की कभी घोषणा नहीं हुई। कभी भी ये नहीं कहा गया कि हम एक राष्ट्र हैं, क्योंकि एक राष्ट्र होने के भाव तो यूरोप से पैदा हुए हैं। आज तक ये ऐसा पैदा नहीं हुआ था। अब हम इस राष्ट्र की संकल्पना को कैसे आगे बढ़ाएं? धर्म के आधार पर कोई राष्ट्र पैदा नहीं हो सकता। अगर धर्म के आधार पर राष्ट्र पैदा होते तो ईसाइयों का एक ही राष्ट्र होता, जबकि ईसाइयों के तो बहुत से देश हैं। ऐसे मुसलमानों की जनसंख्या भी दुनिया में बहुत अधिक है, ईसाइयों के बाद दूसरे नंबर पर है, उनका भी एक ही राष्ट्र होता। फिर भी नाना प्रकार के देश क्यों बने हुए हैं? इसका कारण है कि राष्ट्र कोई धर्म के आधार पर नहीं बनता और राष्ट्र किसी राजनीतिक बंटवारे के आधार पर भी नहीं बनता। क्योंकि जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, फिर भी जर्मनी एक हो गया। जब यदि राष्ट्र एक है, राष्ट्र अखंड है, तो राजनीतिक रूप से टूटी हुई चीज़ें तो जुड़ जाती हैं, और अंदर से ही यदि हम खंड खंड हैं, टूटे हुए हैं, आपसी हमारे विचार नहीं मिलते, तो वो कभी भी जुड़ाव नहीं हो सकता। इसलिए मेरा मानना है कि भारत के अंदर राष्ट्र पैदा करने के लिए जिसको कुछ लोग अखंड भारत कहते हैं, अखंड राष्ट्र कहते हैं, उसके लिए 2 चीज़ों को हमें सबसे पहले ख़त्म करना पड़ेगा। एक तो जातीय हिंसा, एक धार्मिक उन्माद। क्योंकि जब तक धार्मिक उन्माद रहेंगे, हम किसी भी कीमत के ऊपर राष्ट्र पैदा नहीं कर सकते। हमारे देश के अंदर केवल 2 ही धर्म बाहर से आए, बाकी सभी धर्म जो पैदा हुए वो इसी देश के अंदर, इस भारतीय प्रायद्वीप में पैदा हुए। 2 ईसाई और मुसलमान। ईसाई और जो मुसलमान पैदा हुए, या ईसाइयत और इस्लाम जो भारत में आया, वो इस्लाम और ईसाइयत कोई संस्कार लेके नहीं आया। यहाँ केवल रूपांतरण हुआ, कन्वर्शन हुआ, यहाँ के लोगों का ही रूपांतरण हुआ। यहाँ के लोगों ने उस धर्म को स्वीकार किया और उन्होंने अपने पूर्व संस्कार नहीं छोड़े। वो जानते हैं कि उनके पूर्वज कौन थे, और कई धार्मिक सेक्ट्स के अंदर तो अपने पूरे संस्कार और पुराने रीति रिवाजों को भी वो मानते हैं और पुराने गोत्र भी लगाते हैं। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि इस्लाम और ईसाइयत कोई अलग राष्ट्र है, क्योंकि धर्म के आधार पर कोई राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। राष्ट्र का निर्माण होता है एक जैसे सरोकार, एक जैसे लोग, और जिनका ऐतिहासिक रूप से जुड़ाव हो, आपसी सहभागिता हो, और इतना प्रेम हो कि एक का दर्द दूसरे को सताए, तो समझो कि राष्ट्र का निर्माण होता है। धर्म के आधार पर नहीं हो सकता। इसलिए हम नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में बसने वाला या बांग्लादेश में बसने वाला या कोई अफगानिस्तान में बसने वाला, नेपाल में बसने वाला अलग राष्ट्र है। ये हमारे ही राष्ट्र के हिस्से हैं, वो हमारे ही संस्कारों के हैं। अगर धर्म के आधार पर ही राष्ट्र का निर्माण होता तो पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग नहीं होते। इसलिए मेरा मानना है कि सबसे पहले भारत के अंदर राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के लिए ये ज़रूरत है कि राष्ट्र के निर्माण में जो भी समस्याएं हम झेल रहे हैं, 2 बड़ी समस्या हैं। एक जातीय हिंसा और जातीय हेन, दूसरी है धार्मिक उन्माद। ये 2 जो बातें फैल रही हैं वो हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत ही दुख देंगी। अगर ये 2 चीज़ें ख़त्म कर दी जाएं तो एक दिन ऐसा होगा कि पाकिस्तान और भारत की, नेपाल और भूटान की,
तिब्बत की ये पॉलिटिकल बाउंड्रियाँ, राजनीतिक बाउंड्रीज भी गिर जाएंगी और ये तोड़ दी जाएंगी और एक श्रीलंका तक एक नए राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि मैं मेरी बात कहने में सक्षम हुआ हूँ। आपको अच्छा लगे तो इन विचारों को आगे बढ़ाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल फ्लो ऑफ थॉट्स ऑन यूट्यूब। थैंक्स, धन्यवाद।